हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन साइंस के जो जूनियर एडेड स्कूल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ही इम्पॉर्टेंट है और साथ में ये क्वेश्चंस 8th 9th 10th लेवल के ही हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। और ये वे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो ऑप्शन है केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, तीसरा स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो देखिए केशिकत्व की घटना को हम समझ लें तो हम सब कुछ समझ लेंगे, कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन आप खुद बना लेंगे इसका आंसर कौन सा है। देखिए केशिकत्व क्या है, जब किसी बहुत ही पतली पाइप के द्वारा, बहुत ही पतली पाइप, ठीक है, पहले तो यहाँ पे वर्ड देख लो, केशी, केशी मतलब केस मतलब बाल जैसे पतले, इतने पतले छेदों के द्वारा, इतने पतले रास्ते के द्वारा जब पानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ या गुरुत्वाकर्षण की तरफ कहीं भी ऊपर उठता है या नीचे जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं केशिकत्व की घटना। किसी केशिकत्व की घटना के कारण कितने भी लंबे पेड़ होते हैं, कितने भी लंबे पेड़, जैसे सिकोया सबसे लंबा पेड़, उसमें भी पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, इसी की वजह से हो पाता है। क्योंकि क्या होता है, जो जाइलम के जो ये जाइलम कोशिकाएं जैसे हैं ना, तो इन कोशिकाओं के बीच बहुत ही पतले पतले रास्ते बने हुए, ठीक है। ये रास्ते इतने पतले हैं कि यहाँ से जल इन कोशिकाओं से टच होता है, ठीक है, जाइलम सेल जो है वहाँ से टच होता है और टच होने के साथ इसके साथ ही यह ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। तो इसके साथ ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब जो दीवार है, इस दीवार से लग के जब जल ऊपर की तरफ उठे तो उसे कहेंगे कैपिलरी एक्शन या फिर केशिकत्व की घटना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत ही बारीक होना चाहिए छेद, ठीक है। जैसे कि कैरोसिन ऑयल में से जब हम दिया जलाते हैं या फिर लालटेन जलाते थे, तो यहाँ पर क्या होता था, उसमें आपने लालटेन या दिए का जो आपने देखा होगा, जो बाती होती है वह कैसी होती है, बहुत ही एक दूसरे से मतलब काफ़ी मोटी होती है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में गैप, काफ़ी छोटे छोटे गैप होते हैं। जैसे कि अगर दिए की बात करें तो कपड़े से बाती बनती थी ना, तो वह जो बाती बनती थी तो कपड़े में जो बीच बीच में जगह होती है, गैप होता है। जैसे कपड़े, कोई भी कपड़ा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे कपड़े ऐसे बुने जाते हैं, तो मैंने आपको बुनाई पढ़ाई थी तो आपको पता होगा कि बुनाई कैसे होती है, ठीक है। तो इसके बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं, तो यहाँ से होके वह क्या करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है पानी हो या तेल हो, जो भी। तो कोई भी द्रव जैसे बहुत पतले के द्वारा जब ऊपर जाए, बहुत पतले दीवार के सहारे हो के ऊपर की तरफ जाए, तो वही घटना क्या कहलाती है, केशिकत्व कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा बहुत पतला हो, तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ आप जानते हो कि इतनी मोटी तो होती ही है, ठीक है। तो अगर इतनी मोटी है तो दीवारों के सहारे तो नहीं जाएगा, उसे आपको सक करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तब ऊपर उठता है ना जल। तो इसलिए क्या होगा कि ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन 2 नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें ऑप्शन 2 होगा वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि। तो देखो, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है इसे हम कहते थे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है, CFL पहले जो आता था, अब तो वह भी बंद हो चुका है, अब हम LED का यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड का हम अब यूज करते हैं, ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन पहले हम बात CFL की करेंगे, और उसके पहले आता था ये बल्ब, ठीक है। बल्ब क्या होता था, पूरी तरह से एक बहुत ही पतला शीशे का आवरण और उसके अंदर फिलामेंट, ठीक है, ये था बल्ब। तो इसमें क्या होता था, 9 से 10% तक एनर्जी जो चेंज होती थी वह लाइट में चेंज होती थी और बाकी एनर्जी क्या होती थी, हीट में चेंज हो जाती थी, ठीक है। हीट ज़्यादा और लाइट कम, हीट ज़्यादा था और लाइट कम थी, ठीक है। तो ये होता था बल्ब में। लेकिन जब CFL आया तो CFL की खास बात क्या थी कि एक बार जब यह चार्ज हो गया,
जैसे चार्ज होने का मतलब ये है कि जैसे जब भी आप CFL ऑन करते तो क्या होता था, कुछ सेकंड लगते थे, कुछ सेकंड के बाद CFL जलता था। ऐसा होता था ना, जैसे मरकरी वाली लाइट देख लो, ऐसे वो 2-3 बार ऐसे जलेगा बुझेगा, फिर थोड़ा थोड़ा जलेगा बुझेगा, तो चार्ज होता था थोड़ा सा, और उसके बाद वह क्या होता था, पूरी तरह से जल उठता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो CFL होता था या मरकरी वाली लाइट, उसमें क्या होता था, वह फ्लोरोसेंट था। ठीक है, तो वह क्या कर रहा है, गैस को कन्वर्ट कर रहा है, और फिर इस तरह से गैस को कन्वर्ट करके वह लाइट एमिट करता था। तो उसमें क्या होता था कि वह ज़्यादा लाइट एमिट करता था। एक बार जैसे चार्ज हुआ फिर ज़्यादा लाइट एमिट करेगा, तो लाइट ज़्यादा एमिट करता था और हीट बहुत ही कम, थोड़ा तो गर्म होता ही था, आपने टच किया होगा, लेकिन उसकी मतलब, तो यहाँ पर जो आंसर है, पहले हम आंसर देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है उसको देखो, इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने के लिए अधिक बाह्य सतह होती है। ऐसा नहीं है बाह्य सतह ज़्यादा की नहीं है, इस पर वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का फ़र्क पड़ता था फ्लोरोसेंट में। क्या होता था कि जैसे अगर पहले तो क्या होता था, शुरू शुरू में आपने जब CFL ख़रीदा तो बड़ा अच्छा चलता था, समय बीतने के साथ साथ वह वोल्टेज ज़्यादा लेता था। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज लेगा और एनर्जी पावर जो लाइट है वो कम एमिट करने लगता था। आप देखते थे कि किनारे पर एक काला हो जाता था। ठीक है, और धीरे धीरे वो कालापन बढ़ता था, उसके बाद वो लाइट ख़राब हो जाती थी। उसकी वजह से टाइमिंग होती थी ना 10,000 आवर्स की, 10,000 आवर्स तक आप उसको जला सकते थे, लेकिन बार बार स्विच ऑफ करने और ऑन करने की वजह से उसकी जो टाइमिंग होती थी ना वो कम हो जाती थी और वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते थे। ठीक, तो इसलिए उतार चढ़ाव का असर तो उस पर पड़ता था। उसके बाद तीसरा है, ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा का लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परावर्तित हो जाता है। तो ये सही बात है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब था उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी वो पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से प्रकाश में चेंज हो जाती, बहुत ही कम हीट होता था वो। लेकिन बल्ब का क्या था कि अगर आपने 10 मिनट भी बल्ब ऑन किया हुआ है उसके बाद आप उसको टच नहीं कर सकते थे, इतना हाथ जल जाता, इतना गर्म हो जाता। तो मतलब वो ज़्यादातर हीट में कन्वर्ट करता था और लाइट कम करता था। अच्छा, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी CFL के बाद LED के बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड होता है तो इसमें कैथोड होगा और एनोड होगा। ठीक है, कैथोड और एनोड के से काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि यह पूरी लाइट को एमिट कर देता है। तो टाइम लाइफ स्पान है ना, वह 1,00,000 घंटे के बराबर होता है। मतलब 1,00,000 घंटे तक आप इसको जला सकते हो। तो लाइफ स्पान काफ़ी ज़्यादा है, और गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप 10 घंटे जलाएं हो उसके बाद भी आप इसको टच कर आराम से निकाल सकते हो ना, बल्ब को छू सकते हो, इसको होल्डर से निकाल सकते हो। तो ये इसका ज़्यादा बेहतर उपयोग है। अब तो इसका ऑप्शन नंबर C हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है, क्यों? पहले लोगों को ये लगता था ना, पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वह कभी भी गिर जाएगी, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने उस पर ज़्यादा रिसर्च किया और ये पता किया कि इसकी नींव है उसमें जो मिट्टी है वह गीली है। तो गीली मिट्टी होने की वजह से इस पर भूकंप का असर नहीं होता, वो हिलती ही नहीं है। ठीक है, तो इस पर भूकंप का असर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो यह 5 डिग्री तक झुकी हुई है। पीसा की मीनार कितने डिग्री झुकी है? 5 डिग्री तक झुकी है, लेकिन फिर भी नहीं गिरती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप मुझे, जब आप बाल्टी लेके जाते हो, जैसे कि आप जब कहीं जा रहे हो, एक बाल्टी में आपने पानी लिया हुआ है, ठीक है, तो और आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो, जिधर पानी है उधर से आप इस तरफ की तरफ झुक जाते हो ना, थोड़ा सा। मान लो अगर आपने राइट हैंड में वाटर लिया हुआ है, राइट हैंड में, मतलब थोड़ा सा पानी नहीं, ज़्यादा, एक बाल्टी अगर आपने पानी लिया, ज़्यादा ले लिया, ठीक है, आपसे नहीं उठ रहा है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड की तरफ आप थोड़ा सा झुक जाते हो ना, ये वाला भाग आप थोड़ा ऊपर कर देते हो और इधर की तरफ आप थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाते हो। ठीक है, कोई भी भारी सामान, जब आप एक तरफ भारी ज़्यादा सामान ले लो तो दूसरी तरफ आप हल्का सा झुक जाते हो। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि आपके पैरों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली लाइन है ना, वह पैरों के बीच में आ जाती है और आप गिरने से बच जाते हो। अगर यही पैरों के बीच के किनारे पर आ जाए तो आप गिर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु तब तक नहीं गिरेगी जब तक कि उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ, D ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, इस पे तय होता है कि वस्तु का आधार
जितना चौड़ा होगा वस्तु के आधार का, मान लो ये आधार है तो यह एक क्षेत्रफल घेर रहा है ना, तो यह क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ज़्यादा स्थिर होगी। इसीलिए जब टावर बनाए जाते हैं, टावर आपने देखा होगा नीचे काफ़ी चौड़े ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं। कोई भी टावर, जैसे पिरामिड भी बनाया गया है तो क्या है, नीचे चौड़ा ऊपर की तरफ पतला। कोई भी चीज़ इसी आधार पर जब बनाई जाती है तो उसके गिरने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, उसके स्थिर रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समृद्ध यूरेनियम होता है, तो देखो हम जानते हैं समृद्ध यूरेनियम का मतलब ये है कि यूरेनियम 235 की मात्रा का बढ़ा देना। हमारे यहाँ का मतलब है कि पृथ्वी पर जो यूरेनियम है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, यूरेनियम 237 है। सबसे ज़्यादा क्या है, यूरेनियम 237 है, ठीक है। ये और इसका परसेंटेज 99.28 तक है। 99.28% क्या है दुनिया में, यूरेनियम है, ठीक है। अब यूरेनियम 235 काफ़ी कम है, लेकिन जब इसकी मात्रा 20% तक बढ़ा दी जाती है, ठीक है, यूरेनियम 235 आइसोटोप की मात्रा जब 20% तक बढ़ा दी जाती है तो उसी को कहते हैं समृद्ध यूरेनियम, ठीक है। अच्छा, इसका यूज क्या है, इसको बढ़ाते क्यों हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, या फिर जब परमाणु बम बनाना होता है ना, तो फिर उस समय हमें ज़रूरत होती है यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो जब अगर 16% 20% तक बढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 20%, 16 to 20% अगर बढ़ा दिया गया तो बस परमाणु बम बनाने के लिए इतना काफ़ी है। कि विश्व की ऐसी कौन सी संस्था है जो इनकी निगरानी करती है, ठीक है, आप ही मुझे बताइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति के हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसीलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। सही बात है। जेट इंजन में जो ऑक्सीजन मिलता है, हम जानते हैं कि दहन यानी जलने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी जेट इंजन ऊपर जाता है तो दोनों की, जेट इंजन हो या रॉकेट, दोनों की ही एक बात खास है कि दोनों अगर ऊपर जा रहे हैं तो दोनों का सिद्धांत एक है, ठीक है, एक ही सिद्धांत है। लेकिन जब जेट इंजन ऊपर जा रहा है तो इसके आसपास जो हवा है, हवा में ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के तहत ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के तहत यह अपना काम चला लेता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं रॉकेट की, रॉकेट क्या करता है, अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन को अपने साथ लेकर जाता है। मैंने आपको जब PSLV बताया था तो उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि कैसे रॉकेट काम करता है, इसका पूरा डिटेल मैंने आपको उसमें बताया था। तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो जेट इंजन क्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो तो अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, और हवा कहाँ पर है, हमारे वायुमंडल में है। तो अंतरिक्ष में तो हवा है नहीं, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, तो जहाँ हवा नहीं है यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर ये उपयुक्त नहीं होगा। दूसरा, रॉकेट है, अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, किस रूप में लेके जा रहा है, गैस के रूप में, ईंधन के रूप में लेके जा रहा है, ठीक है। तो यह इसीलिए अंतरिक्ष में जा सकता है। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसमें कौन सा कथन सही है, एक और दो दोनों सही हैं। जेट इंजन अंतरिक्ष में नहीं जा सकता और रॉकेट अंतरिक्ष में जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो मोटर कार है उसमें रेडिएटर काम कैसे करता है, जो अंदर की गर्म हवा है बाहर निकल जाएगी, ठीक है, अंदर की जो गर्म हवा है वो कार से बाहर आएगी, ठीक है, और बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर चली जाएगी, ठीक, इसी आधार पे काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, संवहन के आधार पे काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो विश्व क्या, अगर हम ब्रह्मांड की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। यहाँ देखो गैस की बात नहीं कर रहा है कि हमारे वायुमंडल में या हमारी पृथ्वी पर कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर गैस की बात हो गई तो फिर नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, गैस, नाइट्रोजन है। लेकिन जब बात की जा रही है तत्व की, तत्व कौन सा पाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन। हर जगह है, पानी में हाइड्रोजन है, ठीक है। इतना तक कि जो
सूर्य चमक रहा है वह किस वजह से चमक रहा है, यही हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन की वजह से। ठीक है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है, तो उसकी वजह से तो हाइड्रोजन विश्व में क्या, ब्रह्मांड में हर जगह सबसे ज़्यादा जो तत्व मौजूद है वह है हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 प्रकृति से प्राप्त पदार्थ को सूची 2 तत्व से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही मिलान कीजिए। अच्छा, तो चलो इनको मिलाते हैं हम। सबसे पहले हीरा, हीरा किस रूप में पाया जाता है, क्या है ये, कार्बन है। हीरा क्या है, कार्बन है। अब पहले का चौथा है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो यह वाला ऑप्शन दोनों ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, संगमरमर। संगमरमर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ना, तो यह क्या है, कैल्शियम हो गया। तो दूसरे का पहला हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, रेत। रेत क्या होता है, सिलिका होता है। ठीक है, और माणिक्य यानी रूबी, रूबी क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, रूबी क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपने जान लिया इन चारों के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो बायोगैस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मीथेन होता है। सबसे ज़्यादा मीथेन ही होता है बायोगैस में। ठीक है, तो बायोगैस से जो बायोगैस हम बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रसायनों में से किसका फलों को पकाने के लिए उपयोग होता है। यह इथेनॉल की जगह इथाइलीन है, इथिलीन। ठीक है, तो फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इथिलीन का यूज किया जाता है। यहाँ मैं लिख रही हूँ इथिलीन। ठीक है, तो फलों को पकाने के लिए इथिलीन का यूज किया जाता है। अच्छा, मिलेथियान का यूज कहाँ पे किया जाता है, चींटियों को भगाने के लिए मिलेथियान का यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, पोटेशियम साइनाइड, और इसको क्या कहते हैं, रेट्रोसाइट। क्या कहते हैं इसको, रेट्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, रेट्रोसाइट। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जितने भी फली वाले प्लांट हैं, फली वाले प्लांट जितने भी होते हैं ना, इन फलों, जैसे मटर के दाने हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी फली वाले प्लांट्स होते हैं, इनकी जो जड़ होती है, इनकी जड़ में क्या होते हैं, राइजोबियम होते हैं। ठीक है, इनकी जड़ में क्या होते हैं, राइजोबियम होते हैं। अच्छा, राइजोबियम पाए तो जा रहे हैं, लेकिन राइजोबियम की बहुत सारी स्पेसीज हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो, अगर हम बात करें अरहर की दाल की, तो उसमें पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, अरहर में, मटर में, चना में, इन दोनों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, उसके बाद सोयाबीन की बात करें तो इसमें पाया जाता है राइजोबियम जैपोनिकम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हो, क्वेश्चन हर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से रिलेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग की विधि क्या होती है, देखो फसल जो हमारे पास जो फसल है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनमें पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इसके लिए जब हम पौधे का विश्लेषण करते हैं तो उसे कहते हैं फॉसिल लॉगिंग विधि। इससे हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। जैसे कि डायरेक्ट हार्मोन नहीं पढ़ाया मैंने आपको, लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि जो एम्फीबिया में मैंने बताया था कि अगर हार्मोन की कमी हो जाए, इस हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, कभी भी लार्वा जो है वह एडल्ट में चेंज नहीं होगा, लार्वा स्टेज हमेशा बनी रह जाएगी। उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है और कहाँ से सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। कौन सा ऐसा विषाणु है जो इस घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है, तो वह है RSV विषाणु। RSV विषाणु क्या होता है, यह कॉमन सी जो बच्चों में सर्दी जुकाम ये सब होता है ना, उसकी वजह से यही है RSV, खांसी आना, जुकाम हो जाना, इन सब की वजह जो है मतलब
कफ निकलना, इन सब की वजह है RSV विषाणु। RSV विषाणु जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। किसकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है यह जानने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, रतौंधी किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। ठीक है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, यह होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी यानी होठों का फट जाना, स्किन का फटना, यह होता है विटामिन सी की कमी से। उसके बाद आता है बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण यह कार्य है। गुर्दा मतलब कि किडनी का काम क्या होता है? रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण करना। रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना तो बिल्कुल नहीं है। यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोनों का स्रावण करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यह कार्य कौन करता है? हमारा लीवर करता है। ठीक है, तो यह काम हमारा लीवर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो देखो, एक ऐसी डिजीज जो सिर्फ और सिर्फ सुअर की वजह से इंसान में फैलती है वह है जापानी इंसेफ्लाइटिस। यह किसी भी और जानवर में नहीं फैलती, मतलब किसी भी और जानवर की वजह से यह नहीं फैलता है। यह क्या है? एक वायरस होता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस इसका नाम है। और यह फैलता है वायरस की वजह से, और इसे ले जाने का काम, इसका वाहक कौन होता है? वह क्यूलेक्स स्पीसीज के मच्छर होते हैं। ठीक है, क्यूलेक्स स्पीसीज के जो मच्छर होते हैं उसकी वजह से यह आगे बढ़ता है। ठीक है, और यह बीमारी, इसमें क्या होता है, मतलब मोस्टली तो ऐसा होता है कि कोई डिजीज पता नहीं चलती है। सिर में दर्द होगा, बहुत ही माइल्ड होता है, सिर में दर्द हुआ, बुखार हो गया। ठीक है, लेकिन 30% ऐसा होता है कि यह सीवियर हो जाता है। ठीक है, जब ये सीवियर होता है ना, तब यह काफ़ी खतरनाक हो जाता है। कई बार बच्चे कोमा में भी चले जाते हैं, मोस्टली ये होता बच्चों में ही है, और बच्चे कोमा में भी चले जाते हैं। और आपको पता होगा कुछ सालों पहले यूपी में ऐसा उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसा हो चुका है। इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस की डिजीज इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई थी। यहीं गोरखपुर में काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हुआ।